नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी CHSL एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी दोस्तों, 15 मार्च को एसएससी CHSL के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और सेकेंड शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चंस लेके हाजिर है। इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चंस देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और दोस्तों जो भी क्वेश्चंस आपको याद है 8181819473 पे एक बार व्हाट्सएप करके या फिर इसी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। प्रधानमंत्री का कर्तव्य किस अनुच्छेद में, ये क्वेश्चंस पूछा गया था, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 78। जी दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री का कर्तव्य पूछा गया होगा तो अनुच्छेद 78 होगा। और बात करते हैं दोस्तों, अगर आपसे पूछा गया होगा कि राष्ट्रपति जो कि मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो अनुच्छेद आपका 74 हो जाएगा। बशर्ते कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगी जो कि अपने कार्य के अभ्यास में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगी। तो ये अनुच्छेद इससे रिलेटेड होगा। बाकी आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बता सकते हैं क्या पूछा था। बच्चे ने बोला कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य पूछा था कि किस अनुच्छेद में होगा, तो इसके अकॉर्डिंग अनुच्छेद 78 आपका राइट आंसर होगा। संविधान का अनुच्छेद 78 जो कि प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है और उन कर्तव्यों के निर्वहन में वह राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, इस अनुच्छेद जो कि इस अनुच्छेद में परिभाषित कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के सभी निर्णयों की सूचना, संघ के मामले के प्रशासन और कानून के प्रस्ताव से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जो राष्ट्रपति मांगे। ठीक है, यदि राष्ट्रपति ऐसा चाहता है तो किसी भी मामले को मंत्री परिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए जिस पर एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है, तो उसको कर सकता है। वही बात करते हैं अनुच्छेद 79 की, तो इसमें बशर्ते है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, जिसे क्रमशः राज्यों की परिषद और लोकसभा के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 76 में जो की शर्त है, राष्ट्रपति एक व्यक्ति को भारत के लिए महान न्यायवादी के रूप में नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होता है। वहीं बात करते हैं 74 की, तो इसमें राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगी जो अपने कार्यों के अभ्यास में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगी। तो मैंने इससे रिलेटेड सब बता दी। बताइएगा क्या पूछा था। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि राजेंद्र चोल प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक था, तो इनका कार्यकाल जो था दोस्तों 1014 से 1044 तक था। बात करते हैं तो चोल वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो राजा चोल प्रथम जो कि 1885 से 1014 ईस्वी तक जो कि इसको चोल वंश पे शासक था। वही बात करते हैं तो जो कि राजा चोल प्रथम व चोल साम्राज्य के जो कि महानतम सम्राटों में से एक था। उसके शासनकाल में चोलों का विस्तार दक्षिण भारत से आगे उत्तर में कलिंग से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक फैला था। उसने उत्तर में चालुक्यों और दक्षिण में जो कि पांड्यों के साथ कई युद्ध किए थे। उन्होंने भगवान शिव को समर्पित तंजावुर में जो कि बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था, तो इसको याद रख लीजिएगा। उन्होंने जो कि नागपट्टिनम में एक बौद्ध मठ के निर्माण में भी मदद की थी। 1014 ईस्वी में उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम ने उनका उत्तराधिकारी बनाया गया था। राजेंद्र चोल प्रथम जो कि 1014 से 1044 ईस्वी तक थे, उन्हें दक्षिण भारत के सबसे महान शासकों और सैन्य जो कि जनरलों में से एक माना जाता था। बात करते हैं, उसने अपने पिता की आक्रामक विजय और विस्तार की नीति को जारी रखा। उस उत्तर की ओर गंगा नदी तक पहुंचने और विदेशों में मालदीव और श्रीलंका जाने के अलावा उसने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया था। बात करते हैं, उसने पूरे सिलोन या फिर श्रीलंका को जीत लिया था। उसने एक नौसैनिक अभियान में जो कि सुमात्रा के राजाओं को हराया और सुमात्रा के राज्य के एक हिस्से को अपने राज्य में मिला लिया था। उसने पश्चिमी में चालुक्यों के जय सिंह द्वितीय को हराया और परिणाम स्वरूप तुंगभद्रा नदी को चोलों और चालुक्यों के बीच की सीमा के रूप में मान्यता दी गई थी। वहीं बात करते हैं दोस्तों,
उन्होंने कई गंगा पार राज्यों पर विजय प्राप्त की और जो कि गंगईकोंडा चोल की उपाधि भी धारण की। उन्होंने गंगईकोंडा चोलपुरम शहर की स्थापना की और शहर में प्रसिद्ध रामेश्वरम मंदिर का निर्माण करवाया था। उन्होंने शहर के पश्चिमी हिस्से में जो कि चोल गंगम नामक एक बड़े सिंचाई टैंक की भी खुदाई की थी। वहीं बात करते हैं, उन्होंने कई उपाधियां धारण की, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो कि मुदी कोंदन, गंगई कोंडन, कदराम कोंडन और पंडिता चोलन, ये उनकी जो कि उपाधि थी। बात करते हैं दोस्तों, उन्होंने गंगई कोंडा चोलमपुरम में एक शिव मंदिर का निर्माण किया था। उसके शासनकाल में चोल वंश अपने चरम पर पहुंच गया था। सुरेंद्र चोल जो कि 857 से 970 ईस्वी तक काम किया था। सुंदर चोल, तो दोस्तों कहीं सुंदर चोल के बारे में तो नहीं पूछा था, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि सुंदर चोल या फिर सुरेंद्र चोल किसका पूछा था। सुंदर चोल का पूछा गया होगा तो फिर 1857 से 970 होगा। ठीक है, उन्हें जो कि परांतक चोल द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था, जो कि गंडारादित्य के पुत्र उत्तम चोल की जो कि उपस्थिति के बावजूद उन्हें चोल राजा के रूप में शासन ग्रहण किया था। उन्होंने तमिल और संस्कृत साहित्य को भी प्रोत्साहित किया था। तो एक बार कमेंट करके इससे रिलेटेड बता देना। भारत के अंदर व्यापार और वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था, तो अनुच्छेद 301 हो जाएगा। लेकिन एक बच्चे ने बोला कि अनुच्छेद 300A पूछा था। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A अगर पूछा गया होगा तो इसमें जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है ये। इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। संशोधन के बाद इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो अब कमेंट करके एक बार बता सकते हैं। एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को पचाता है, तो जो कि लाइपेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, तो लाइपेज एक एंजाइम है जो कि अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है और वसा के पचाने का कार्य करता है। यह वसा को फैटी एसिड और जो कि ग्लिसरॉल में तोड़ता है, जो कि छोटे ऊर्जा से समृद्ध अणु होते हैं जिन्हें कोशिकाओं द्वारा आसानी से लिया जा सकता है। एमाइलेज जटिल जो कि कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ देता है, जबकि प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। छोटी आंत द्वारा स्रावित जो कि सुक्रोज को ग्लूकोज और जो कि फ्रुक्टोज में हाइड्रोलाइज करता है। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी। एक प्रश्न आया था कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी पीढ़ी की। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। ट्रांजिस्टर एक प्रभावशाली आविष्कार है जिसने कंप्यूटर के इतिहास को बदल दिया था। जो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में एकीकृत परिपथों का प्रयोग किया जाता था। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसरों का प्रयोग किया जाता था। वहीं एक ट्रांजिस्टर कंप्यूटर, जिसे अब अक्सर दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है, एक ऐसा कंप्यूटर है जो वैक्यूम ट्यूब के बजाय जो कि असतत ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है। ठीक है, बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटरों की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, जो बड़ा मात्रा में गर्मी उत्पन्न करती थी, भारी और गैर भरोसेमंद थी। ठीक है, बात करते हैं तो 1950 और 60 के दशक के उत्तरार्ध में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में अलग अलग ट्रांजिस्टर और चुंबकीय कोर मेमोरी से भरे सर्किट बोर्ड लगे थे। ये मशीनें 1960 के दशक के उत्तरार्ध में मुख्य धारा की डिज़ाइन बनी रहीं, जब एकीकृत सर्किट दिखाई देने लगे और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का नेतृत्व किया गया। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी। आप कमेंट करके बताइएगा कि पहली पीढ़ी का पहला कंप्यूटर कौन था, कमेंट करके एक बार बता दीजिए। अकबर के दरबार में संगीतकार कौन थे, तो मियाँ तानसेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो तानसेन का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में 1493 ईस्वी में हुआ था। इनका असली नाम जो कि रामतनु पांडे था। अकबर ने 1562 में तानसेन को अपने राज्य संगीतकार नियुक्त किया था। वह अकबर के नवरत्न में शामिल थे। उन्हें मियाँ की उपाधि दी गई थी। तानसेन एक संगीतकार, वादक और गायक थे।
वही बात करते हैं दोस्तों, तो उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी में अद्वितीय माना जाता है। तानसेन जो कि ध्रुपद के निर्माता थे, उन्होंने संगीत के कई रागों की रचना की थी। वही बात करते हैं दोस्तों, श्री गणेश जो कि स्तोत्र और संगीत सार तानसेन की प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि संगीत ज्ञान पर आधारित हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो भारत रत्न दिया गया था। बात करते हैं तो लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को एक साथ 2001 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि ताप्ती और कृष्णा की सहायक नदी कौन है, दोनों अलग अलग थे या फिर दोनों एक साथ कंबाइंड करके पूछा था। ये अगर दोनों एक साथ कंबाइंड करके रहा होगा दोस्तों तो फिर मिलान वाला रहा होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ताप्ती नदी की जो कि सहायक नदियाँ बताते हैं, और जिसमें कि नदियाँ जो कि पूर्णा नदी, गिरना नदी, पंजारा नदी, वागुर नदी, बोरी नदी और अन्नर नदी हैं। ताप्ती नदी बेसिन ताप्ती नदी है और इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाई गई नदी बेसिन मध्य भारत में भूमि का एक विशाल उपजाऊ जो कि पैच है। वहीं बात करते हैं कृष्णा नदी की, तो इनकी जो कि प्रमुख सहायक नदियां हैं कुंडाली जो कि वेड़ना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घट प्रथा, मल प्रभा, मूसी और भीमा कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा एवं मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। इसके मुहाने पर बहुत बड़ा डेल्टा भी है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन कमेंट करके एक बार बता देना। एक प्रश्न आया था कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है, शक्तिकांत दास जो कि वर्तमान में भारत के जो कि गवर्नर हैं। बात करते हैं दोस्तों, वह आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास का जन्म 26 फरवरी 1957 को हुआ था। वे तमिलनाडु के 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी हैं। वह पहले 15वें वित्त आयोग और भारत के शेरपा से G20 के सदस्य थे। उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। उर्जित पटेल एक भारतीय अर्थशास्त्री जिन्होंने 4 सितंबर 2016 से 10 दिसंबर 2018 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में कार्य किया था। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे आपका कि भारत में भारत की जो है किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। दोस्तों ये कमेंट करके बताइए, पूछा था या नहीं। अगर पूछा गया होगा तो बांग्लादेश आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि थांगता किस राज्य का मार्शल आर्ट है, तो मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो थांगता एक मार्शल आर्ट रूप है जो कि मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में प्रचलित है। यहाँ थांगता एक तलवार को संदर्भित करता है और ताम का मतलब भाला को संदर्भित करता है। इस मार्शल आर्ट रूप में जब जो कि निहत्थे युद्ध में शामिल होते हैं या इसे प्रदर्शन करते समय कोई हथियार का उपयोग नहीं किया जाता है तो इसे हरित सरक के रूप में जाना जाता है। इसे हुएन जो कि ललोंग और चेबी गटका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम से जो मिलान करने के लिए ये भी आया था, उसमें साक्षी मलिक ने कौन सा स्वर्ण पदक जीता था, बजरंग पुनिया ने कौन सा जो कि स्वर्ण पदक जीता था, ऐसे करके था मिलान वाला था। तो बर्मिंघम इंग्लैंड बात करते हैं तो इसमें साक्षी मलिक ने स्वर्ण पदक जीता था, बजरंग पुनिया ने भी स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड में 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था। बात करते हैं, एक बच्चे ने बोला कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पे होगा, ये पूछा गया था। तो अगर पूछा गया होगा तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा जो कि 2026 में होगा। बाकी दोस्तों बस यही सब प्रश्न मिले थे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।